तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 15 दिन पहले मैंने इसी कहानी में एक कहानी आपको सुनाई थी। कोटा की एक स्टूडेंट नाम काव्या, उम्र 20 साल, रहने वाली मध्य प्रदेश के शिवपुरी की। उसके फादर एक प्राइवेट स्कूल के ओनर मालिक। और अचानक 18 मार्च को उनके मोबाइल पर एक मैसेज और एक तस्वीर आती है। तस्वीर काव्या की थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और मैसेज में ये लिखा था कि तुम्हारी बेटी काव्या को किडनैप कर चुके हैं, 30 लाख रुपए दे दो वरना काव्या को मार डालेंगे। ये कहानी आपको डिटेल में सुनाई। 18 मार्च की बात है जब पुलिस ने रिपोर्ट लिखी थी, कोटा पुलिस ने। आज 3 अप्रैल है, यानी करीब 14-15 दिन तो हो गए। 15 दिन दो स्टेट की चीफ मिनिस्टर, 2 स्टेट की पुलिस, कई टीमें लगातार इन 15 दिनों तक इधर उधर भटकती रही। जहाँ जहाँ काव्या या उसके फिर दोस्त का लोकेशन मिलता पुलिस वहाँ जाती, लेकिन मिलती नहीं काव्या ना उसका दोस्त। लेकिन लंबी कोशिश के बाद आखिरकार कल शाम करीब 6 बजे काव्या इंदौर में मिल गई। इंदौर में भी नहीं, इंदौर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक मोहल्ले में। जब काव्या तक पुलिस पहुंची तो काव्या के साथ उसका एक दोस्त था जिसका नाम हर्षित है। और उसे जब थाने लेकर आई तो इन दोनों ने ऐसे अपनी कहानी पेश की कि जैसे मालूम ही नहीं कि पुलिस उन्हें क्यों लेकर आई है। पुलिस ने कहा कि तुम्हारी किडनैपिंग हो चुकी है, गायब हो। तो पहले तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो वो है ही नहीं। इन्होंने अपना झूठा नाम भी बताया। लेकिन फिर जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तमाम तस्वीरें दिखाई तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और पहले हर्षित टूटा, फिर उसने कहानी सुनाई और उसके बाद सारी कहानी सामने आई। तो मैंने आपसे कहा था कि जब असली कहानी सामने आएगी तो मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। और इत्तेफाक से आज 2 स्टेट की पुलिस के थ्रू, एक इंदौर पुलिस और दूसरी कोटा पुलिस, इनके ज़रिए काव्या की खुद की किडनैपिंग की ये पूरी कहानी सामने आई है। और यकीन मानिए कहानी पूरी फिल्मी है। कोटा में बहुत सारे बच्चों ने खुदकुशी की, लगातार कर रहे हैं, पिछले हफ्ते भी खबर आई। और इसकी कहानी भी आपको डिटेल में सुनाई है और ये भी बताई कि इन बच्चों की खुदकुशी की वजह क्या है। उनके ऊपर प्रेशर माँ बाप का, सोसाइटी का, दोस्तों का और एक कामयाबी का। तो कोटा एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर सबसे ज़्यादा उगले जाते हैं। और कहीं ना कहीं काव्या की कहानी इसी कोटा से जुड़ी है। लेकिन अजीब कहानी है क्योंकि वो इस कोटा से जुड़ी भी है, लेकिन वो कोटा की स्टूडेंट भी नहीं है, पर स्टूडेंट है भी। उसने कोटा से कोचिंग भी ली और नहीं भी ली। कोटा के एक इंस्टीट्यूट में उसने रजिस्ट्रेशन भी कराया और नहीं भी कराया। कोटा में वो पढ़ी भी और नहीं भी पढ़ी, कोटा में रही भी और नहीं भी रही। अब ये सारी नहीं और हाँ, नहीं और हाँ, इस कहानी की पूरी जो जड़ में है वो यहाँ पर एक चीज़ तो कॉमन है काव्या के साथ, और वो ये है कि काव्या के घर वाले, ख़ासतौर पर उसके पिता, ये चाहते थे कि काव्या एक डॉक्टर बने। उनका अपना प्राइवेट स्कूल था, पैसे ठीक ठाक थे। तो उन्होंने 10वीं के बाद से ही काव्या के दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने का तरीका क्या है? नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए ताकि देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको दाखिला मिले। तो काव्या के दिमाग में ये बात 10वीं के बाद से ही लगातार उसके घर वाले डालते आए। अब 12वीं का एग्ज़ाम क्लियर किया काव्या ने। उसके बाद अब काव्या को कहा गया भाई डॉक्टर बनना है तुम्हें, तो नीट की तैयारी के लिए चलो कोटा चलते हैं। लास्ट ईयर अगस्त में 3 अगस्त को आखिरकार काव्या की माँ उसको लेकर कोटा पहुंचती है। और यहीं से इस 3 अगस्त से 1 हफ्ता पहले से ये पूरी फिल्मी कहानी शुरू होती है। घर में तैयारी चल रही है, काव्या को कोटा जाना है। काव्या के जो माँ बाप हैं उन्हें इतना कुछ जानकारी नहीं कि जो नीट की तैयारी होती, प्रिपरेशन होती है, इसके जो इंस्टीट्यूट हैं उन्हें पता है यहाँ फ़ीस दो दाखिला हो जाता है, लेकिन कोई अच्छा इंस्टीट्यूट किस में पढ़ना है, किसका रिजल्ट अच्छा है, ये काव्या पर छोड़ दिया। अब काव्या ने कहा ठीक है। काव्या ने एक नोएडा की एक कंपनी, इंस्टीट्यूशन का एक ब्रांच था, उसके थ्रू कुछ फ़ोन पे बातचीत की
और उसके बाद अपने पेरेंट्स को बताया कि एक इंस्टीट्यूट है कोटा में जहाँ उसका दाखला मिल गया, इतनी फ़ीस होगी। घर वाले खुश कि चलो तैयारी करना है। अब 3 अगस्त को काव्या अपनी माँ के साथ कोटा पहुँच जाती है। कोटा पहुँचने के बाद वो एक इंस्टीट्यूट में अपनी माँ को ले जाती है। अब सब कुछ यहाँ से 1 हफ्ते पहले से ही पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट शुरू हो चुकी है। कोटा जाती है, माँ और ये दोनों पहले एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद एक इंस्टीट्यूट में पहुँचते हैं। ले जाकर काव्या अपनी माँ को इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन के पास बिठा देती है और फिर कुछ देर तक ऐसे करती है जैसे वो फॉर्म भर रही है और बाकी फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। 1-2 घंटा वो बिताती है। उसके बाद माँ के पास आती है, एक पेपर दिखाती है। माँ को ये सब पता नहीं, कहती है मेरा यहीं दाखला हो गया, अब मैं इसी इंस्टीट्यूट में पढ़कर नीट की तैयारी करूँगी और फिर डॉक्टर बनूँगी। माँ भी खुश। अब वो कहती है चलो, हमने इंस्टीट्यूट के थ्रू एक गेस्ट हाउस भी अपना जो जहाँ पे पीजी है वो भी बुक कर लिया है। तो वो एक जगह ले जाती है, फिर कहती है कि यहाँ भी है लेकिन तब तक यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो। तो उसी के पास एक गेस्ट हाउस है, तो 2-3 दिन वहाँ रहते हैं और उसके बाद फिर चले जाएंगे। तो अब वो अपनी माँ को एक पीजी में भी ले जाती है, पीजी में भी बिठाती है, रिसेप्शन पे जाती है, कुछ कागज़ फॉर्म वॉर्म दिखाती है। माँ को लग रहा सब फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। थोड़ी देर के बाद वो माँ के पास आती है, कहती पीजी का भी डन हो गया। तो इंस्टीट्यूट डन, पीजी डन। अब वो माँ को कहती है कि यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाऊँगी। माँ कहती है ठीक है बेटा। अब उसके बाद वो गेस्ट हाउस जाती है, माँ फिर वहाँ फ्रेश होती है। उसके बाद कहती है कि अब तेरे पापा अकेले हैं शिवपुरी में, तब मैं निकल रही हूँ। और माँ अब मुतमईन होकर कि बेटी का दाखला हो चुका है इंस्टीट्यूट में, पीजी की बात हो चुकी है, अब वो वापस अपनी बेटी को तमाम हिदायतों के साथ शिवपुरी के लिए 3 अगस्त की शाम ही निकल जाती है। अब माँ गई। माँ के जाने के बाद अगले 3, 4, 5 अगस्त तक काव्या उसी जगह रहती है, इंदौर में। और माँ के जाते ही उसका एक दोस्त अब उसको ज्वाइन कर लेता है। अब दोनों इंदौर में हैं। इन 3 दिनों में काव्या वहाँ टाइम पास नहीं करती। इन 3 दिनों में वो फिर से कई इंस्टीट्यूट जाती है, उसके बाद पीजी जाती है, वहाँ की अलग अलग तस्वीरें लेती है। तस्वीरों की ख़ास बात ये होती है कि उसमें बोर्ड और साइन बोर्ड ना दिखाई दे। इसके बाद फिर वो इंदौर के अलग अलग बाज़ारों में, मार्केट में, मॉल में, इन जगहों पर घूमने जाती है, पार्क में, और उन सब जगहों पर अपने मोबाइल से कोटा की तमाम तस्वीरें लेती है। तो वो कोटा में 3 दिन रहती है, 3, 4, 5 अगस्त। और इन 3, 4, 5 अगस्त के दौरान उसने अपने मोबाइल की फ़ोटो गैलरी में बहुत सारी कोटा की फैक्ट्री को सेव कर लिया, अलग अलग लोकेशन के। उसके बाद 6 को अब वो कोटा से खामोशी से निकलती है और पहुंच जाती है इंदौर, जहां वो कभी पहले भी रही थी। अब इंदौर में एक किराए का घर, और उस किराए के घर में वो अपने दोस्त हर्षित के साथ रहना शुरू कर देती है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि शायद लिव इन में रहना शुरू कर देती है। अब लेकिन बेटी कोटा में रह इंदौर में रही है, क्या घर वालों को शक नहीं होगा? इस बात का ख्याल काव्या को भी था। अब वो करती ये है कि बीच बीच में रोज़ाना वो फ़ोन करती, सुबह और शाम, और हर 3-4 दिनों में वो अपनी मम्मी के मोबाइल पर 1-2 फ़ोटो कोटा के भेज देती कि आज मैं यहाँ गई, आज यहाँ गई। कुछ उसने सेल्फ़ी ले रखी थी और वो अपनी सेल्फ़ी वाली तस्वीर भी अपने घर वालों को भेज देती। अब माँ देखती है, ख़ासतौर पर जब वो सेल्फ़ी और ऐसी तस्वीर लेती तो उसमें कोटा की कोई ना कोई माइलस्टोन वाली जगह होती जिसमें कोटा लिखा हुआ है। तो अब उन तस्वीरों को देखकर घर वालों को यह है कि बेटी कोटा में है, बेटी कोटा में रह रही है। और फिर उसने कुछ इमरजेंसी नंबर के लिए अपने ही हर्षित के 1-2 दोस्तों का भी नंबर दे दिया कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए बैटरी ख़त्म कुछ और माँ बाप ने फ़ोन कर लिया। उसने लैंडलाइन नंबर कभी इंस्टीट्यूट या फिर अपने पीजी का दिया ही नहीं अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स ने भी कहा कि आजकल मोबाइल का दौर है, तो मोबाइल ही नंबर है। तो जब भी वो उसके दोस्त के नंबर पे फ़ोन करते, दोस्त फ़ौरन काव्या को बताता तुम्हारे घर से फ़ोन आ रहा है, वो पलट कर कॉल करती, शक की गुंजाइश ख़त्म हो जाती। इसी तरीके से उसने महीनों निकाल दिया, सितंबर से लेके अब मार्च। अब इसी बीच में उसे ये पता था कि अब होली आ रही और होली में उसे घर जाना है, क्योंकि अब तक वो पढ़ाई के नाम पर, टेस्ट के नाम पर नहीं जा रही थी। अच्छा, बीच बीच में वहाँ पढ़ रही है तो टेस्ट भी होते हैं इंस्टीट्यूट में,
और कोटा के हर इंस्टीट्यूट की ख़ास बात ये होती है कि जब वो बच्चों को दाखला देते हैं तो पेरेंट्स का नंबर होता है और उस इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मैसेजेस जाते हैं फैमिली के पास, चाहे वो टेस्ट के मार्क्स हों, कितने नंबर आए, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, वो सारी डिटेल, फीस अगर ड्यू है उसके बारे में, फीस रिसीव हो गया उसके बारे में। तो ये जानकारी भी काव्या ने ले रखी थी। अब काव्या क्या करती कि अपने एक दोस्त के नंबर पर हर महीने अपने पापा को एक मैसेज भेजती, टेस्ट मार्क्स, कि इस टेस्ट में मुझे इतने नंबर आए, इस टेस्ट में इतने नंबर आए, और वो नंबर बिल्कुल ठीक ठाक होते। तो घर वालों को भी लगा कि इसके नंबर भी टेस्ट में अच्छे आ रहे हैं, लड़की ठीक है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रही है, तस्वीरें कोटा की आ ही रही हैं घूमने फिरने की, कभी शॉपिंग, कभी मॉल, कभी दूसरे बच्चों के साथ। उसने कोटा के कई बच्चों के साथ भी फ़ोटो खींच रखे थे, सेल्फी, वो भी जारी है, शक की कोई गुंजाइश नहीं, मतलब पूरी फिल्मी हर तरफ से। इसके बाद 18 मार्च को अब मैसेज आता है, और 18 मार्च को जब मैसेज आता है तो उसमें तस्वीर कि हमने किडनैप कर लिया है। माँ बाप बदहवास फ़ौरन कोटा पुलिस को खबर करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले खबर करते हैं, वो राजस्थान के सीएम से बात करते हैं। उसके बाद माँ बाप भागे भागे कोटा पहुँचते हैं, एसपी से मिलते हैं, एसएसपी से मिलते हैं। अब जब वो इंस्टीट्यूट और पीजी पहुँचते हैं, जो उसने बताया, जो उसकी माँ ने देखा, विटनेस थी, वो मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ तो ये कभी पढ़ी ही नहीं है। तो पहली बार कोटा पुलिस को अजीब लगता है। इसके बाद कोटा पुलिस अब तफ्तीश करती है, तो फिर पिता बताते हैं कि अभी कल तो ही आपने इंस्टीट्यूट वाले से कहते हैं कि आपने मेरी बेटी के टेस्ट के मार्क्स भेजे हैं, ये रहा मैसेज। अब जब वो मैसेज देखते हैं इंस्टीट्यूट वाले तो कहते हैं कि भैया हम तो इस नंबर से कभी कोई मैसेज भेजते ही नहीं है, पर्सनल नंबर से। हमारा कंप्यूटराइज नंबर होता है जिसमें इंस्टीट्यूट के अल्फ़ाबेटिक नंबर आते हैं और बाकी टेस्ट का एक फाइनल स्कोर भेजते हैं। अब जब पुलिस ने वो नंबर देखा और टेस्ट मैसेज इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो पुलिस ने उस नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले, उसका लोकेशन ट्रेस किया, तो पता चला कि ये मैसेज जो टेस्ट के मार्क्स थे ये तो इंदौर से भेजे गए, इंस्टीट्यूट कोटा में है, टेस्ट के नंबर इंदौर से भेजे जा रहे हैं। पुलिस को वहीं गड़बड़ झाला लग गया। इसके बाद खैर तफ्तीश हुई तो एक दो लड़कों को इंदौर से उठाया गया, तो उसी वक्त पता चल गया था कि काव्या ने खुद अपनी किडनैपिंग अपने आप कराई है और 30 लाख रुपए की मांग की। उसके बाद साथ में कहानी आई कि 30 लाख रुपए इसलिए चाहिए थे कि वो विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहती थी। शायद विदेश जहाँ मेडिकल की पढ़ाई वहाँ पे सस्ता है और नीट जैसे टफ एग्ज़ाम को क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ जाइए और आराम से आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये कहानी पुलिस ने खोल दी, लेकिन अब असली कहानी के किरदार गायब है, यानी हर्षित और काव्या। तो अब जब दोनों हाथ लगे तो फिर इन दोनों ने अपनी पूरी जो कहानी सुनाई। अब उस कहानी पर आते हैं। इंदौर में जब ये तस्वीर थी, ये तस्वीर तो 10 दिन पहले इन लोगों ने अपनी किडनैपिंग की खींच ली थी, एक गेस्ट हाउस के ही किचन में, जिसमें काव्या के हाथ पैर बंधे हुए, यही वो तस्वीर। और ये उसके अपने दोस्तों ने तस्वीर खींची, हर्षित ने। तस्वीर खींचने के बाद ये अपने पास इन्होंने रखे हुए थे, पेरेंट्स को नहीं भेजा। फिर जहाँ पे ये तस्वीर खींची उस जगह को खाली किया। फिर ये कोटा आ गए। 17 मार्च को काव्या कोटा में थी और 17 मार्च को कोटा में रहने के बाद फिर ये वापस पहुँचे जयपुर। जयपुर में 18 मार्च को थे और 18 मार्च को ही ये वीडियो पेरेंट्स को भेज दिया गया। कोटा इसलिए गए थे ताकि इस्टेब्लिश कर सके कि वो उस दिन कोटा में थे। फिर ये जयपुर पहुँचे, जयपुर से इंदौर, लेकिन तब तक खबर आ गई, मीडिया में खबर आ गई, ये तस्वीर वायरल हो गया, एक लड़की की किडनैप, वो भी कोटा की। कोटा की खबरें वैसे ही डराती हैं। अब पहली बार था कि एक स्टूडेंट किडनैप हो गई है। तो अब इन तस्वीरों को देखकर काव्या और उसका दोस्त हर्षित दोनों घबरा गए। उन्होंने कहा कि इंदौर के कुछ ठिकानों के बारे में काव्या के पिता को भी जानकारी थी, क्योंकि काव्या पहले इंदौर में पढ़ चुकी थी इसी नीट की तैयारी के लिए। लेकिन फिर वो वापस उसको वहाँ से हटाया गया था और कोटा भेजा गया था, और उसकी वजह थी यही हर्षित, क्योंकि तब भी काव्या के पेरेंट्स को हर्षित और काव्या के बारे में पता चल चुका था। तो उन्होंने हर्षित से दूर करने के लिए उसको इस बार कोटा भेज दिया। अब जब उन्हें पता चला कि ये मीडिया में खबर आ गई है, दोनों पैनिक हो गए। उसके बाद दोनों ने फ़ौरन इंदौर छोड़ दिया। इंदौर छोड़ने के बाद दोनों ट्रेन से अलग अलग रूट से होते हुए सीधे अमृतसर पहुंचते हैं। अमृतसर जाने के बाद गोल्डन टेम्पल में जाते हैं और वहाँ अब दोनों गुरुद्वारे में ही रहते हैं।
उन्हें पता था गुरुद्वारे में खाना पानी मिल जाता है, गुरुद्वारे में आसानी से रह सकते हैं, वहाँ पुलिस आती नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, और सबसे बड़ी बात इतने पैसे नहीं कि ज़्यादा दिन सर्वाइव करें। तो वो अमृतसर में रहते, गुरुद्वारे में रहते, लेकिन धीरे धीरे बाकी पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि खाने पीने के अलावा भी और ज़रूरतें होती हैं। और इधर लगातार मीडिया में वो खबरें देख रही हैं। तो जब पैसे ख़त्म होने लगे तो फिर दोनों ने तय किया कि अब वापस चलते हैं इंदौर, क्योंकि इंदौर में हर्षित का भी और काव्या के भी बहुत सारे दोस्त थे, वहाँ से फाइनेंशियली मदद मिल जाएगी। घर से पैसे मांग नहीं सकते थे, क्योंकि काव्या तो खुद किडनैप है, तो अपने माँ बाप को फ़ोन कैसे करती। 2 दिन पहले यानी कि 1 अप्रैल को दोनों अब गोल्डन टेम्पल से वापस इंदौर पहुंचते हैं। लेकिन उन्हें पता था कि इंदौर के पुराने ठिकानों पर पुलिस जा चुकी है, उनके दोस्तों से पता चल चुका था, 2 दोस्तों को पुलिस उठा चुकी है, तो वहाँ नहीं जाते, बल्कि इंदौर से 15 किलोमीटर दूर इंदौर के आउटस्कर्ट में एक मोहल्ले में जो गुमनाम जैसा है, वहाँ सस्ते में घर भी मिल जाएगा, वहाँ काव्या की एक दोस्त रहती थी। ये वहाँ पहुँचते हैं। काव्या अपनी दोस्त से कुछ पैसे लेती है और फिर उसका मोबाइल मांगती है, और उस मोबाइल से काव्या अपने घर अपने फादर को एक मैसेज करती है। पहली बार 15 दिन में वो मैसेज करती है, और मैसेज ये करती है कि पैसे हैं नहीं और ये सब कुछ हो गया, और अब मैं शायद सुसाइड कर लूँ, मैं अपनी जान दे दूँगी। जैसे ही ये मैसेज फादर ने पढ़ा, अब यहाँ पे कोटा पुलिस ने भी अपील की थी कि भाई लौट आओ, कुछ ऐसा वैसा मत करना, तो उन्होंने फ़ौरन कोटा पुलिस को इन्फॉर्म किया। कोटा पुलिस ने फ़ौरन इंदौर पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि वो नंबर इंदौर का था। अब इसमें इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम इन्वॉल्व हुई। जिस नंबर से मैसेज भेजा गया था, जो काव्या की दोस्त इंदौर में थी, उस नंबर का जब लोकेशन ट्रेस किया गया तो वो लोकेशन यही इंदौर से 15 किलोमीटर दूर उस मोहल्ले का निकला। फ़ौरन पुलिस की टीम उस मोहल्ले में पहुंची, उस घर तक पहुंची, और इत्तेफाक से उस घर में काव्या उन्हें मिल गई। जैसे ही काव्या मिली तो हर्षित भी मिल गया। इसके बाद दोनों को लेकर वो थाने आए। करीब शाम 4 बजे की 6 बजे की बात है ये कल। उसके बाद कोटा पुलिस को खबर दी गई। कोटा पुलिस की एक टीम सुबह 4 बजे ही इंदौर पहुंच चुकी थी। 4 बजे अब काव्या और हर्षित को लेकर कोटा की पुलिस वापस उससे कोटा पहुंची आज सुबह ही दिन में, और अब उससे पूरी पूछताछ हो रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई होगी, इसलिए होगी क्योंकि एक झूठी किडनैपिंग की वजह से 2 स्टेट की पुलिस, कई टीमें पिछले 15 दिनों से इधर उधर भटक रही हैं। पुलिस का वक्त, पुलिस की मिशनरी, पुलिस की ताकत, पुलिस के बाकी चीज़ों का एक तरह से वक्त बर्बाद हुआ, और आईपीसी के तहत ये क्राइम भी है। तब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो पूछा गया जो आखिरी चीज़ कि आखिर तुमने अपनी किडनैपिंग की कहानी क्यों रची? मतलब तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम घर वालों से मांग सकती थी, या कुछ और तरीके भी हो सकते थे पैसे तुमको लेने के अपने घर वालों से। तब काव्या ने एक खुलासा किया। उसने कहा कि कुछ वक्त पहले ही उसके फादर ने एक ज़मीन बेची थी शिवपुरी में, और उस ज़मीन को बेचने के बाद उनके पास अच्छे खासे पैसे आए थे, और इन पैसों की जानकारी काव्या को थी। तो ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़, उसे अपने बारे में खुद से पता था कि जिस सपने को उसके घर वालों ने पाल रखा है कि उनकी बेटी डॉक्टर बनेगी, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगी, काव्या को यह एहसास हो चुका था कि वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकती, वो इसको क्रैक कर ही नहीं सकती। उसने कुछ बच्चों से वहाँ जब 3 दिन रही तो उसने ये भी बातचीत की, देखा, पता भी किया, और उसे अपनी एक तरह से काबिलियत पर भी मालूम था। उसको पढ़ाई लिखाई पे इतना फोकस और ध्यान भी नहीं था उसका। तो उसे लगा कि जहाँ लाखों बच्चे बैठते हैं और कुछ हज़ार का सिलेक्शन होता है, उसमें मैं कहाँ। तो उसे मालूम था कि वो नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगी, और जब नहीं करेगी तो फिर घर वालों को बुरा लगेगा। तो इसीलिए उसने एक साथ 2 काम करने का फ़ैसला किया। उसने कहा एक तो किडनैपिंग करा लें, तो उससे बहाना मिल जाएगा कि किडनैप हो गई, काफ़ी दिन तक इधर उधर, फिर मानसिक तनाव, दबाव, और उस वजह से नीट का एग्ज़ाम कामयाब नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, बच्ची है, जान बच गई, चंगुल से निकल कर आ गई, तो हमदर्दी हो जाएगी। और दूसरा, वो पैसे भी आ जाएंगे जो पापा ने घर ज़मीन बेच कर दिए थे, तो उससे वो अपने पार्टनर के साथ इंदौर में अच्छी एक लाइफ भी बिता सकती है। ये 2 वजह थी
जिसने एक 20 साल की स्टूडेंट को अपनी ही किडनैपिंग के लिए आइडिया दिया। हालांकि स्टूडेंट पे अब यहाँ कहना सही है कि नहीं मालूम नहीं, इसलिए कि वो कोटा में कभी उसने दाखला लिया नहीं, कोटा में कभी पढ़ी नहीं, नीट की कभी तैयारी की नहीं, तो कोटा की स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट की कहना भी गलत है। लेकिन इस कहानी में चाहे जो भी हो, एक नसीहत है। वो नसीहत ये है जो शुरुआत में आपसे कहा था, कोटा से बहुत सारी अफसोसनाक जो बच्चों की मौत की खबरें आती हैं, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, बहुत सारे कहानियाँ अलग लगाई, जिनसे ये पता चलता है कि जबरन किसी के ऊपर अपने सपने को थोपना नहीं चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप जो खुद नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि वो उनका बच्चा करे। अगर माँ बाप डॉक्टर नहीं बन पाए तो चाहते हैं कि उनके सपने को उनका बच्चा पूरा करके दिखाए। माँ बाप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं तो बच्चों से उम्मीद करते हैं। ये सरासर गलत है। हर एक बच्चे की अपनी एक काबिलियत है, अपनी एक खासियत है, अपनी एक कमज़ोरी है, अपनी एक ताकत है और अपनी एक सोच है। तो उसको उसी सोच के साथ उस पर छोड़ना चाहिए। माँ बाप का सिर्फ काम इतना है कि वो उसको गाइड करें, सही रास्ता दिखाएं। आखिरी फैसला लेने का हक बच्चों पे छोड़ दें। वही बच्चा जो शायद नीट या फिर बाकी एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करे, लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत बेहतर हो सकता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे आर्ट हो, कल्चर हो। तो जो उसकी ताकत है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, वरना अंजाम यही जो कोटा में हम लगातार देखते आ रहे हैं। बच्चा खुद सबसे बेहतर जज होता है कि वो क्या कर पाता है। अगर उसे मालूम है कि वो एग्ज़ाम कभी भी क्रैक नहीं करेगा, तो जैसे जैसे माँ बाप कहेंगे और अटैम्प्ट, तो फिर उसके ऊपर एक बर्डन पड़ता जाता है और फिर एक दौर आता है जब उसे लगता है कि उसके इर्द गिर्द सिर्फ नाकामी है, और यही नाकामी किसी को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। ये बहुत बार हम लोगों ने देखा। तो मैं एक बार फिर से इसीलिए तमाम पेरेंट्स से यही कहूँगा कि आप उसको सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, पर अपना ड्रीम, अपनी जो आप शायद कभी नाकाम रहे हैं और आप बच्चों के ज़रिए पूरा करना चाहते हैं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जो उसको बेहतर लगे, जिसमें वो बेस्ट कर सके, उससे पूछना चाहिए और पूरी आज़ादी देनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि तुम ये करो। तो शायद फिर मासूम बचपन के साथ जो हो रहा है वो रुक जाए। पता नहीं आप में से कितने लोग इससे सहमत हों, पर अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर में बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, बहुत सारे यंग भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे कोटा में ही पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि मैं मेल पढ़ता हूँ उनके भी। तो अगर अलग अलग आपकी राय आएगी तो अच्छा है, इसी बहाने ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुँचेगी। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अनीता चंगारे, इनका जन्मदिन है। तो अनीता चंगारे जी, हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा अच्छी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और ये भेजा है सुचित्रा चंगारे जी ने। सुचित्रा जी की मम्मी हैं अनीता जी। साथ ही नव्या और काव्या, दोनों जुड़वा, दोनों टीन। तो दोनों ट्विन नव्या और काव्या, आप दोनों को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, मुबारक। हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो। और ये भेजा है सोनी रावत जी और राहुल रावत, उनकी बिटियाँ हैं ये। साथ ही व्योम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे व्योम, और आप हमेशा अच्छे रहो। भेजा है रागनी, साथ ही सुदेश जी, इसके अलावा दुर्वा। रागनी और सुदेश जी माँ बाप हैं व्योम के, दुर्वा शायद सिस्टर हैं, और अजोबा और अबू जी ये दादा दादी हैं। तो अच्छा है, देखिए कितने लोगों ने विश किया है व्योम आपको। साथ ही और पूरी क्राइम तक फैमिली के मेंबर की तरफ से भी। इसके अलावा प्रांजलि, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रांजलि जी। और भेजा है कमल ने, कमल जी की वाइफ हैं, और उन्होंने एक लिखा है लाइन कि आज प्रांजलि का शादी के बाद का पहला बर्थडे है, तो वो इसलिए इसको बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो आपने कहा पहला है इसलिए धूमधाम से मना रहे हैं, इसलिए मुझे एक डाउट हुआ। क्राइम रिपोर्टर हूँ, शक करना आदत है मेरी। मतलब अभी शादी नहीं हुई और पहला बर्थडे है तो आप धूमधाम से मनाएंगे, और जैसे ही धीरे धीरे वक्त बीतेगा, प्रांजलि जी पुरानी होती जाएंगी, तो फिर आप बर्थडे धूमधाम से नहीं मनाएंगे। शायद आप ये कहना चाहते हैं। अगर ऐसा आप कहना चाह रहे हैं तो फिर देख लीजिए, आज प्रांजलि जी थोड़ी आप क्लास लीजिएगा इनकी, और अगर अगले साल भी धूमधाम से ना बनाएं तो ज़रूर बताइएगा आप मेल करके। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। साथ ही अभिषेक सिंह,
अभिषेक सिंह जी ने एक बड़ा अच्छा मेल लिखा है। कल मैंने किसी ने पूछा था मुझसे कि हार्दिक पांड्या को बहुत ट्रोल किया जा रहा है, तो इसमें आपकी क्या राय है? तो मैंने कहा था, अब मैं फिर अपनी बात पे कायम हूँ कि मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था और ये गलत है, और पांड्या एक इंडियन प्लेयर हैं, तो हमारी ही टीम के प्लेयर को ऐसे ट्रोल करना और आप उसको सपोर्ट करें तो ये ठीक नहीं है। तो अभिषेक सिंह जी, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपसे कि हार्दिक पांड्या जैसे ही अपने टीम इंडिया के मेंबर होंगे, ब्लू जर्सी में होंगे, तो फिर हार्दिक पांड्या को मैं उतना ही सपोर्ट करूंगा जितना और भी कोई करेगा एक भारतीय होने के नाते। लेकिन ये आईपीएल चल रहा है, आप तो ऐड देखते होंगे। यहाँ तो ऐड में यह है कि एक ऐड वो देख रहा हूँ मैं आजकल, रोहित शर्मा और सुनील शेट्टी और केएल राहुल, कि वो पापा कह रहे हैं और वो कह रहे नहीं जब तक टूर्नामेंट ऑन है, शर्मा जी का बेटा मेरा बेटा, और जबकि केएल राहुल के वो ससुर हैं। तो आईपीएल की लड़ाई में कोई अभी अपना नहीं है, हर एक की अपनी टीम है और मेरे लिए भी वही है। तो इसीलिए मैं भी अपनी बात पे कायम हूँ। वो ट्रोल हो रहे हैं, बढ़िया है, इसलिए कि रोहित शर्मा को जो हमारी टीम के कैप्टन है, इंडियन टीम के, यार वो नेशनल टीम का कैप्टन आईपीएल टीम का कैप्टन ही नहीं है, कैसे हो सकता है? और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं है कैप्टन, लेकिन जिस तरीके से अचानक हटाया गया और हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से गुजरात टाइटन को भी न सिर्फ धोखा दिया, वो गलत है और इसी वजह से वो ट्रोल हो रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, आप जितने भी स्टेडियम में आईपीएल के मैच चल रहे हैं आप देखिए। अभी मुंबई की में पहला मैच था और संजय मांजरेकर को बोलना पड़ा कि आप चेयर अप कीजिए, और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई थी। मुझे लगता है ये आईपीएल के मैच जहाँ जहाँ मुंबई खेलने जाएगी एक ही सीन मिलेगा आपको, और वो रोहित और हार्दिक पांड्या के खिलाफ वोटिंग। तो मुझे अच्छा लग रहा है, फिर से कहूँगा मैं। लेकिन हाँ, जब वो टीम इंडिया में आएंगे और टीम इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं, तो जो वोटिंग करेगा हार्दिक पांड्या के खिलाफ, मैं उसका विरोध करूँगा, क्योंकि तब बात टीम इंडिया की। अभी आईपीएल है, आईपीएल के मजे लीजिए। सचिन रावत एक कहानी की फरमाइश की है। मांगीलाल चौहान, थैंक यू सो मच। रिजवी अंसारी, रेलवे कॉलोनी जबलपुर की शायद बात की है, अभी अधूरी स्टोरी है क्योंकि अभी तक वो दोनों पकड़े नहीं गए हैं, जैसे ही पकड़ेंगे ज़रूर बताऊंगा। जावेद अहमद एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा सूर्य कुमार पांडे, थैंक यू सो मच, और मुंबई आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। आशीष कुमार एक कहानी की फरमाइश की। इसके अलावा आशुतोष सिंह, आशुतोष जी ने भी कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस कहानी से शिकायत है तो हमारी मेल आईडी पर मेल करें, हम इस कहानी को चैनल से डिलीट कर देंगे। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ेगा। धन्यवाद।